चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमारी डिस्कशन हो रही थी अबाउट सर्चिंग। तो हमने डिस्कस ही किया था कि होता क्या है इन जनरल सर्च के अंदर कि हमारे पास एक कोई इनिशियल स्टेट होती है और उसके बाद फिर हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं और एक्सपेंड करने के बाद फिर उसमें से किसी एक और स्टेट को लेकर उसको फर्दर एक्सपेंड करता है और इस तरीके से हमारी सर्चिंग परफॉर्म होती है। तो उसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम सर्चिंग कर रहे होते हैं तो नोड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं जनाब डिस्कवर्ड, या हम उसको कहते हैं जनाब फ्रंटियर नोड। दूसरी होती है एक्सप्लोर्ड, ये कहलाती है क्लोज लिस्ट या एक्सप्लोर्ड सेट। ये लिस्ट हम मेंटेन करके रखते हैं। और तीसरी लिस्ट होती है हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड। तो जर्नल आइडिया सर्चिंग का ये होता है कि इनिशियली तमाम नोड्स होती हैं अनएक्सप्लोर्ड में, अनएक्सप्लोर्ड से वो आ जाती हैं फ्रंटियर में और फ्रंटियर से वो फिर मूव करी जाती हैं एक्सप्लोर्ड में जब उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब जो आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे जो मजीद आएंगी उसमें ये चीज आप नोट कर लें कि जो वाइट कलर में नोट नजर आएगी आपको वो अनएक्सप्लोर्ड होगी, जो ग्रे कलर में नजर आएगी वो फ्रंटियर लिस्ट में होंगी और जो ब्लैक नोड में नजर आएंगी वो एक्सप्लोर्ड होंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, जो ट्री बनेगी, उसमें जो नोड होगी उस नोड के अंदर क्या क्या चीजें हम स्टोर करेंगे, उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, करंट स्टेट, क्योंकि हर नोड एक किसी स्टेट को प्रेजेंट करेगी। फिर किस एक्शन के थ्रू हम उस नोड पे आए, किस पेरेंट से आए, पाथ कॉस्ट क्या है उस नोड की जिसके हम किसी फंक्शन के थ्रू डिफाइन करें। ठीक है, और ये बात भी आपको पता है कि हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे स्टैक या क्यू। तो ये जो स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, ये दोनों आप ध्यान में रखें कि जैसे क्यू होता है तो उसमें हम इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ये देखते हैं कि आइदर वो एम्प्टी है या फुल हो गया है। ये सारे ऑपरेशन हम क्यू के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो नोड होगी उसके अंदर स्टेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। जैसे ये हमारे पास 8 पजल वाला प्रॉब्लम है, तो इस 8 पजल वाले प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी नोड के अंदर। इस नोड के अंदर लिखा हुआ होगा कि ये स्टेट क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसकी पाथ कॉस्ट क्या है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करके हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इसकी पेरेंट नोड क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक नोड में होती है। ठीक है, तो सर्चिंग किस तरीके से होती है? सर्चिंग इस तरीके से होती है कि हम हमारे पास होती है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के अलावा हमारे पास होती है जनाब गोल टेस्ट। तो इनिशियल स्टेट क्या चीज होती है? जहां से हमारी सर्चिंग शुरू होती है। ठीक है, और
गोल टेस्ट क्या होता है? गोल टेस्ट वो स्टेट होती है जिस पर पहुंच के हम कहते हैं कि हाँ भाई गोल अचीव हो गया। फिर क्या होता है जनाब? फिर होता ये है कि हम फ्रंटियर इनिशियलाइज करवाते हैं। फ्रंटियर है क्या? फ्रंटियर समझ लें एक क्यू है, ठीक है। तो अब इस फ्रंटियर में से हम एक एक वैल्यू निकालते हैं। तो ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती हैं। तो फ्रंटियर कौन सी लिस्ट होती हैं? जो वो लिस्ट होती हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई, ठीक है। तो इनमें से एक एक निकल के स्टेट हम निकालते हैं और उस स्टेट को चेक करते हैं कि वो गोल है या नहीं है। अगर वो गोल है तो सक्सेस रिटर्न हो जाता है, और अगर वो गोल नहीं है तो फिर हम मजीद स्टेट्स फ्रंटियर में ऐड करते हैं, फिर फ्रंटियर से निकालते हैं और हर एक को चेक करते रहते हैं, ठीक है। ये एल्गोरिथम लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं, अनएक्सप्लोर्ड अलग चीज होती है और फ्रंटियर अलग चीज होती है। अनएक्सप्लोर्ड से मतलब ये है कि अभी तक हमने देखा ही नहीं है। जब हम उसको देख लेते हैं लेकिन उसके चिल्ड्रन को नहीं देखते, सिर्फ उसको देखते हैं, तो वो फ्रंटियर होती है। फिर जब उसको और उसके चिल्ड्रन सबको देख लेते हैं तो वो फिर एक्सप्लोर्ड हो जाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, बात मजीद क्लियर हो जाएगी। इसमें जो वो हमने कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड किया था वो जहन में रखिएगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक लिस्ट है, एक ट्री है। ये ट्री एक मैप को प्रेजेंट कर रही है। इनिशियली ये हमारी इनिशियल स्टेट है, कराची से हम स्टार्ट हो रहे हैं। कराची से आइदर हम हैदराबाद जा सकते हैं, कोयटा जा सकते हैं या गवादर जा सकते हैं। फिर हैदराबाद से लाड़काना, सखर या वापस कराची आ सकते हैं। इसी तरीके से कराची से कोयटा जाया जा सकता है, चमन जाया जा सकता है, सिब्बी जाया जा सकता है और कोयटा से वापस कराची भी आ सकते हैं। फिर गवादर से तुरबुत, पसनी, पंचगोर या वापस कराची आया जा सकता है। तो ये ट्री है, और ये ट्री ऐसे नहीं बनाई बल्कि ये जो मैप है इसमें हमने देखकर बनाया है कि भाई यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। ये एक्चुअली रूट्स हैं कि यहाँ से इधर उधर के रूट्स अवेलेबल है। तो कराची से डायरेक्ट सिब्बी कोई नहीं रोड जा रहा, बल्कि वो कोयटा से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से परफॉर्म होगी सर्चिंग यहाँ पर, या ट्री कैसे एक्सप्लोर होगी? तो इनिशियली सारी चीजें होंगी अनएक्सप्लोर्ड में। फिर उसमें से हम उठाकर कराची को रखेंगे फ्रंटियर में। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है कि फ्रंटियर से ये पहली स्टेट यानी कि कराची उठकर यहां आ गए। अब आप कराची को टेस्ट करेंगे कि कराची हमारा गोल है कि नहीं है। अगर कराची गोल है, कराची से कराची जाना था, तो फिर तो यही कहानी खत्म हो जाएगी इसी ब्लॉक में। लेकिन नहीं है तो हम फिर इसके नेबर्स उठाएंगे और फ्रंटियर में ऐड करेंगे। इसके नेबर्स कौन कौन से हैं? हैदराबाद, कोयटा एंड गवादर। अब देखें कराची बेसिकली अब इसका कलर चेंज हो गया। अभी ये डिस्कवर्ड हमने इसको डिस्कवर किया। अब हैदराबाद, कोयटा, गवादर, इनमें से एक एक को उठाएंगे। सबसे पहले हैदराबाद के चिल्ड्रन उठा दिए तो देखें इसका कलर चेंज हो गया। तो कलर के हिसाब से जैसे आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाइट नोड अनएक्सप्लोर्ड होगी, ग्रे जो है ना वो इसका मतलब है फ्रंटियर में आ गई है, और ब्लैक नोड जो है वो एक्सप्लोर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास हम कराची से फिर हैदराबाद की तरफ चले गए, हैदराबाद से फिर हमने कोयटा को चेक किया, फिर गवादर को चेक किया,
अब देखिए हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम हैदराबाद से फिर यहाँ भी जा सकते थे, क्वेटा भी जा सकते थे, गवादर भी जा सकते थे। अब ये डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं, ये अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कितनी पॉसिबल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च होती है, ये थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, उसको और डिटेल से आज हम देखेंगे। तो इस तरीके से सर्चिंग परफॉर्म होती है और ऐसे एक सर्च एजेंट सर्चिंग करता है। अब ये जो हमने एल्गोरिथम देखा था वो वर्डिंग में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये जो पीछे देखा था वो ट्री से रिलेटेड था। अगर ग्राफ हो हमारे पास तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में बेसिकली हमारे पास होता ये है कि हम एक लूप लगा लेते हैं। अगर फ्रंटियर एम्प्टी होता है तो फेलियर रिटर्न होता है, अदरवाइज हम एक लीफ नोड चूज करते हैं और उसको फ्रंट एंड से फ्रंटियर से निकालकर फिर उसको अपने गोल से टेस्ट करते रहते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जाहिर है जब डेटा स्ट्रक्चर ट्री होगा तो डिफरेंट एल्गोरिथम यूज होगा, और जब डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ होगा तो डिफरेंट एल्गोरिथम यूज होगा। सही है। तो अब ये जो सर्च स्ट्रेटजीज होती हैं हमारे पास वो बहुत सारी होती हैं। सर्च स्ट्रेटजी क्या होती है कि भाई कराची से पहले कोयटा जाएंगे कि हैदराबाद जाएंगे कि गवादर जाएंगे। अभी डिफरेंट स्ट्रेटजीज पॉसिबल हो सकती हैं, उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। फिर एक और चीज होती है कि वो जो स्ट्रेटजी है हमारी सर्चिंग की वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है बेटा तो वो आप चैट पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। फिर जो भी हम रूट सिलेक्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो उस रूट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उस रूट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये सारी चीजें हम जब भी कोई सर्च स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो उसमें ये चीज हमें ध्यान में रखते हैं। जूम लिंक मांग रहे हैं। जूम लिंक तो बेटा आप लोगों को अपनी आईडी से लॉगिन होके नजर नहीं आ रहा। आईएलएमएस में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई आईएलएमएस में? हेलो हाँ बेटा बोले हिजबुल्ला। सर, वो लड़के मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर से कहें कि वो जूम लिंक भेजें। उनके पास आईएलएमएस काम नहीं कर रहा तो लड़कियों का प्रॉब्लम आ रहा है। आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही है। तो वो हमारे यहाँ से वीएलई से नहीं हो रहा और लिंक भी हमें सेमेस्टर शेड्यूल में नहीं मिल रहा और दिया भी नहीं है। तो अगर आप उनको जूम लिंक सेंड करते, वो कह रहे हैं कि आप सर से कहे वो सेट कर दें। रिजवान आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है ये? सर मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो बात हो रही थी हमारी सर्च स्ट्रेटजीज के ऊपर कि सर्च स्ट्रेटजीज हमारे पास डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो उसमें बेसिकली नहीं, यहाँ पर चैट पे तो बेटा नहीं लिखना ना, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनको लिंक का क्या करना है। ये तो एक्चुअली उन लोगों को चाहिए, तो ये टेलीग्राम पे आप काइंडली पोस्ट कर दें तो वहां पर लोग एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन बता दीजिएगा कि इकरा की आईडी से आई थिंक सब पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते मुझे आइडिया नहीं है। इसको इकरा की आईडी से ही आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपने लॉगिन किया हुआ होगा आईएलएमएस वगैरह पे या वीएलई
LMS पे तभी एक्सेस होगा ये। बहरहाल तो ये हम सर्च स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे कि वो कितनी ऑप्टिमल हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उनकी क्या है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं डिफरेंट फैक्टर्स पे। पहली बात तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर को हम बी से डोनेट करते हैं। ब्रांचिंग फैक्टर क्या चीज है? ब्रांचिंग फैक्टर ये है कि किसी भी नोड के कितने ब्रांचेस हैं, कितनी चाइल्ड हैं उसकी। मिसाल के तौर पे अगर एक नोड के 10 चाइल्ड नोड हैं तो हम कहेंगे कि ब्रांचिंग फैक्टर उसका 10 है। फिर डेप्थ। डेप्थ बेसिकली ये है कि कोई भी नोड की डेप्थ होगी उससे लेकर रूट तक का डिस्टेंस। ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ स्टेट स्पेस कितनी हो सकती है, वो फिर इंफिनिटी तक जा सकती है। इसको हम m से डोनेट करते हैं। ये अभी आगे जाके हमें ये चीज नजर आएगी, तो हम इसको अपने एल्गोरिथम्स वगैरह में यूज कर रहे होंगे। सर्चिंग दो तरह की होती है, एक होती है अनइन्फॉर्म्ड और एक होती है इन्फॉर्म्ड। जी मोहम्मद अली कुछ कह रहे हैं बेटा आप? जफर खान बेटा आप कुछ कह रहे हैं? हेलो सर। अच्छा आपने रेज हैंड किया था, मैंने कहा शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो। तो जी बोले बेटा। जी सर, मैं अभी अभी ज्वाइन किए। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा था। अच्छा ठीक है, सही है। तो मैं दो तरह की सर्च होती है हमारे पास, अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड। अब ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है, इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है, ये अभी हम देखेंगे। आज की क्लास में जो हमारी डिस्कशन होगी ना, वो एक्चुअली अनइन्फॉर्म्ड सर्च पर ही होगी। इन्फॉर्म्ड सर्च फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पहले अनइन्फॉर्म्ड सर्च को देख लेते हैं। तो मैं जरा यहाँ पर एक स्लाइड ओपन करता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हाँ, ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है कि नोड के कितने चिल्ड्रन हैं। मिसाल के तौर पे नोड के 2 चिल्ड्रन हैं तो उसका ब्रांचिंग फैक्टर 2 होगा, यानी उसकी 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। अगर मिसाल के तौर पे उसके 10 चिल्ड्रन हैं तो उसका ब्रांचिंग फैक्टर 10 होगा, क्योंकि उसके 10 ब्रांचेस हैं। इसको कहते हैं ब्रांचिंग फैक्टर। जबकि डेप्थ जो होती है ना, वो बेसिकली होती है रूट से लेके उस नोड तक का कितने लेवल्स हैं। ठीक है, ये भी आगे एग्जांपल्स आएंगी तो बात और क्लियर हो जाएगी। तो अभी जो हमें डिस्कस करना है वो बेसिकली डिस्कस करना है कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ये सारी अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। तो इनको वन बाय वन हमें समझना है। ठीक है, यहां तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज डिस्कस करनी है तो डिस्कस कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च को। वीडियो मूव नहीं हो रही है, जस्ट ऑडियो आ रही है। मेरा ख्याल है बेटा बाकी लोगों के पास भी यही प्रॉब्लम है, या सिर्फ ये शाहरुख आमिर के पास हो रहा है? सर वीडियो पॉज हुई हुई है। तो अभी आप लोगों को कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? अच्छा, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। चलिए दोबारा से शेयर कर लेता हूँ मैं। अच्छा, आप क्या नजर आ रहा है? ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च होती है वो बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ लिमिटेड सर्च है, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च है और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च को। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होती है? तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए जो चीज आपने अपने जहन में बिठानी है वो ये बिठानी है कि इसमें जो फ्रंटियर होता है ना, वो एक क्यू होता है, फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से क्या मुराद है, कोई बताएगा मुझे? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। हाँ जी, जो चीज सबसे पहले इंटर होगी क्यू में वही सबसे पहले बाहर आएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू के अंदर यही लॉजिक इंप्लीमेंट होती है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि ब्रेथ फर्स्ट में फीफो इंप्लीमेंट हो रहा है फॉर फ्रंटियर, यानी जो फ्रंटियर की लिस्ट है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि लिस्ट हमारे पास 3 तरह की है। कौन कौन सी लिस्ट हमारे पास है जनाब? हमारे पास जो लिस्ट है वो है, एक है हमारे पास एक्सप्लोर्ड है, एक अनएक्सप्लोर्ड है, और एक हमारे पास है फ्रंटियर। ये सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। तो उसमें जो फ्रंटियर है जी, फ्रंटियर या डिस्कवर्ड एक ही चीज है। तो उसमें जो फ्रंटियर लिस्ट है वो एक फीफो क्यू है। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर किस तरीके से सर्चिंग होती है कि अगर ये हमारे पास ट्री मौजूद है जिसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो इस ट्री के अंदर होगा ये कि सबसे पहले हम विजिट करेंगे रूट को। नहीं आ रही? क्या मसला हो गया यार? अब आ रही है?
अच्छा चलें, तो मैं ये बता रहा था आपको कि हमारे पास जो वो बेसिकली नहीं, आवाज तो मेरी खुद बंद हो गई है। मैं ये कह रहा हूं कि स्लाइड क्यों नजर नहीं आ रही आप लोगों को? रिजवान, आपको स्लाइड नजर नहीं आ रही क्या? सर स्लाइड बीच में स्टॉप हो गई थी, अब आ रही है नजर। अच्छा, मैं अगर इसको स्लाइड शो करता हूं तो वो नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है? नो सर। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा? सर स्लाइड जो शो हो रही थी ना वो नहीं हो रही, मतलब जो पहले था वही है, स्क्रीन पॉज है। अच्छा चलें। अभी नजर आ रहा है स्लाइड शो? जी सर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च की हम बात कर रहे हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट बेसिकली उसमें जो क्यू होता है वो फ्रंटियर है। फ्रंटियर एक क्यू है। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई ट्री है, जैसे कि ट्री आपको नजर आ रही है ABCDEFGHIJKLM, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले ये जो ए है ना, ये सारी जो हमारे पास नोड्स होंगी, ये सारी नोड होंगी एक्चुअली अनएक्सप्लोर्ड में। अनएक्सप्लोर्ड से फिर जैसे ही हम ए को विजिट करेंगे, यानी ए के पास जाएंगे, तो ए आ जाएगा फ्रंटियर में। ठीक है? जब ए फ्रंटियर में आ जाएगा तो फिर हम ए डालकर उसकी जो चिल्ड्रन है उसको फ्रंटियर में रख देंगे। फिर एक एक करके चिल्ड्रन को विजिट करेंगे, और जैसे जैसे उसको विजिट करेंगे तो उसको निकालकर उसके चिल्ड्रन को विजिट करेंगे। आओ यार। ठीक है? ये कहलाती है जनाब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब इसको जरा मैं गेट तो बंद करो पहले। नहीं अम्मी देखो, अम्मी बात। मोहम्मद अली, अपनी अम्मी से ना लड़ो यार। तो आप देखें ये हो क्या रहा है यहां पर। देखिए हमारे पास सबसे पहले ये नोटपैड नजर आ रहा है सबको? यस सर। तो आप देखें यहां पर हमारे पास ये फ्रंटियर की लिस्ट है। फ्रंटियर की लिस्ट में सबसे पहले होगा ए। ठीक है? तो हम ए को विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि आइदर ए हमारा गोल है या नहीं है। ए अगर गोल नहीं है तो फ्रंटियर से ए निकल जाएगा और फ्रंटियर में आ जाएगा बी, सी और डी। सही है? फिर इनमें से पहले कौन सा निकलेगा? तो उसका जवाब ये है कि क्योंकि ये फीफो है तो लिहाजा पहले बी निकलेगा। ठीक है? तो यानी कि बी चला जाएगा एक्सप्लोर्ड में। अब ए जो है ना वो एक्सप्लोर्ड में जा चुका है और बी अब यहां से निकल के एक्सप्लोर्ड में जाएगा और बी के चिल्ड्रन फ्रंटियर में ऐड हो जाएंगे। सही है? फिर उसके बाद कौन सा निकलेगा? सी। देखें बात को समझ रहे हैं? पहले अनएक्सप्लोर्ड था, अनएक्सप्लोर्ड से फ्रंटियर में आ रहा है।
पहले ये सारे के सारे अनएक्सप्लोर्ड थे, उससे फ्रंटियर में आ रहे हैं। इस वक्त जो एक्सप्लोर्ड लिस्ट है, एक्सप्लोर्ड में ए और बी जा चुके हैं। अब उसके बाद सी यहां से निकलेगा। सी जब निकलेगा तो उसके जो चिल्ड्रन है वो फ्रंटियर में ऐड हो जाएंगे, यानी कि H, I, J। फिर यहां से D निकलेगा और D एक्सप्लोर्ड में आ जाएगा। और D के जो चिल्ड्रन है यानी कि K और L और M, ये फ्रंटियर में आ जाएंगे। यार यही तो मैं समझा रहा हूं, एक्सप्लोर और फ्रंटियर सेम नहीं है। एक्सप्लोर का मतलब है कि आप उसको चेक कर चुके हैं, उसको गोल्ड टेस्ट से कंपेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप दोबारा से इस स्लाइड को देखें तो मेरा ख्याल है बात और क्लियर होगी। इनिशियली हम ए में थे, ए से फिर हम बी पर आए, फिर बी से सी पे, फिर सी से डी पर, फिर ई एफ जी। अब देखें, जब ये ई एफ जी भी हो गया, बी भी हो गया, तो इसका मतलब बी हमने अच्छी तरह चेक कर लिया, ठीक है। फिर एच आई जे, ये सी भी हमारा पूरा एक्सप्लोर हो गया, खत्म हो गया, क्लोज लिस्ट में आ गया। फिर के एल एम और ये डी। अच्छा, सपोज हमारा जो गोल था वो एम था, यानी जो सर्चिंग क्राइटेरिया हमारा वो ये था कि हमें ढूंढना एम था, ए से लेके एम तक का रास्ता ढूंढना था। तो इनिशियली ए, फिर ए से हम आए बी सी डी, और फिर इस तरीके से चले। ये कहलाती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यों कह रहे हैं इसे हम? इसलिए कि इसमें देखें ये जो पैटर्न है वो इस तरीके का है, इसलिए इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहते हैं। हाँ, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी ये सर्चिंग अप्रोच डेटा स्ट्रक्चर में, लेकिन उसमें आपके सामने इसका इस तरीके से कोड डिस्कस नहीं हुआ होगा। तो हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है अब्दुल्ला रियाज। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च बेसिकली नहीं, टाइम कंज्यूमिंग तो है बेटा, लेकिन ये कि बेसिकली हमें रिजल्ट ढूंढना है ना कि इस जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता कौन सा है। तो अभी तो हम ब्रेथ फर्स्ट देख रहे हैं, इसमें बेशक बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और भी अभी आगे सॉल्यूशन आएंगे तो उसमें ये चीज थोड़ी और बेहतर होती चली जाएगी। तो अब बेसिकली हाँ, इसको लेवल सर्चिंग भी कह सकते हैं आप। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में होता क्या है कि जो हमारा पिछला कोड था ना, उसी को थोड़ा सा अगर आप चेंज करते हैं, देखें जो कलर ब्लैक होता है ना, वो कलर ब्लैक होने का मतलब ये है कि आपने अच्छी तरह उस विजिट नोड को विजिट कर लिया है, और वो उस वक्त होता है जब वो नोड भी विजिट हो जाए और उसकी चिल्ड्रन भी विजिट हो जाए, ठीक है। ए का कलर ब्लैक हुआ है बेटा जब सारे हो गए थे ना, जब सारे चिल्ड्रन के चिल्ड्रन हो गए तो रूट का कलर ब्लैक होगा, क्योंकि रूट के ए बी सी डी भी तो चाइल्ड है ना। अच्छा, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास इनिशियल स्टेट होता है, गोल स्टेट होता है। अब देखें पिछला जो कोड था वो एग्जैक्टली वही है ये, बस डिफरेंस यहाँ पर इस लाइन का है, फ्रंटियर इक्वल्स टू क्यू डॉट न्यू इनिशियल स्टेट। तो फ्रंटियर को हम यहाँ पर एज अ क्यू इनिशियलाइज करवा देते हैं। फिर होता ये है कि एक लूप के अंदर हम फ्रंटियर से एक एक वैल्यू निकालते हैं और अपने स्टेट में रखते हैं, और जो चीज फ्रंटियर से निकल जाती है
वो देखें एक्सप्लोर्ड में ऐड हो रही है। ठीक है। अच्छा, स्टेट को हम चेक करते हैं कि वो गोल स्टेट के बराबर है या नहीं है। अगर है तो सक्सेस है, नहीं है तो फिर हम करते ये हैं कि फ्रंटियर में से दोबारा से कुछ वैल्यूज निकालकर अपने फ्रंट इसमें ऐड करते हैं नेबर फ्रंटियर के क्यू में, और फिर वो दोबारा से उनको चेक करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखें एक चेक लगा हुआ है, फ्रंटियर यूनियन एक्सप्लोर्ड। तो ये चेक की चीज होती है कि हम दोबारा किसी ऐसी स्टेट पे ना चले जाएं जो कि हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखें, इस बात का मतलब ये है कि सपोज हम कराची से जा रहे थे लाहौर, तो जो ट्री है, ट्री में कराची से लाहौर के बाद लाहौर से कराची दोबारा भी है। अब मैं वही समझा रहा हूं कि यूनियन क्यों आ रहा है। तो हम ये नहीं चाह रहे कि वो कराची दोबारा से उसके अंदर आ जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कराची से हम लाहौर भी जा रहे हैं, तो लाहौर से जहां जहां जा सकते हैं उसमें कराची खुद भी है। तो अब कराची से कराची जाना तो हमें सूट नहीं करता। तो ये जो यूनियन है ये इस चीज का है कि वो चीजें हम दोबारा से फ्रंटियर में ना डालें जो कि पहले से मौजूद है। हाँ, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये चेक लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है भाई? इस कोड में कोई इशू तो नहीं है किसी को? कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। यहां पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो फ्रंटियर है जो कि एक क्यू है, और एक्सप्लोर्ड हमारे पास एक सेट है। तो हम उस वक्त तक एक लूप चला रहे हैं जब तक फ्रंटियर एम्प्टी नहीं हो जाता। कर क्या रहे हैं कि फ्रंटियर में से एक एक वैल्यू निकाल रहे हैं और उस वैल्यू को गोल टेस्ट से टेस्ट कर रहे हैं। अगर वो सक्सेस है तो ठीक है, नहीं है तो फ्रंटियर जो स्टेट हमने निकाली थी उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो उठा के हम फ्रंटियर में डाल रहे हैं। और उसमें इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि फ्रंटियर में ऐसी कोई चीज ना आ जाए जो पहले ही हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट सिंपल है ना। मैंने अभी आपको जब मैं एग्जांपल समझा रहा था तो मैंने आपको यही समझाया था ना। देखें, फ्रंटियर होता है, फ्रंटियर से निकल कर एक्सप्लोर्ड में आ रहा है। तो अब फ्रंटियर में हम ये नहीं चाह रहे कि दोबारा से ए आ जाए। ठीक है, दोबारा से ए नहीं लाना चाह रहे, लिहाजा हमने ये चेक लगा दिया है कि ये नॉट इन फ्रंटियर हो। ठीक है, नहीं, फ्रंटियर में सीक्वेंस में तो होता है, निकलता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। यानी अब मैं आपसे पूछूं कि ई एफ जी में पहले कौन सा निकलेगा, तो आप कहेंगे कि सर ई पहले निकलेगा क्योंकि ये फीफो है। सही है? अच्छा जी, तो हाँ, अगर एफ पहले और ई बाद में है तो एफ पहले निकलेगा। अगर फ्रंटियर में पहले एफ है और फिर ई है तो ये तो जो फीफो है ना, लेकिन हमने इसी तरीके से ऐड किया था कि उसके जितने चिल्ड्रन है उनको हम इस सेंस में ऐड कर रहे थे, वैसे बाहर निकल रहे थे। तो मेरे ख्याल है बात आपको समझ में आ गई है। जी, तो अब इस जो BFS है इसके हवाले से जरा हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस इसकी ये है कि ये जो BFS है ये कंप्लीट है अगर ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट हो। ब्रांचिंग फैक्टर क्या चीज होती है?
ब्रांचिंग फैक्टर ये होता है कि हमारे पास जो ब्रांचेस हैं जो कि ऐड हुई, जो हर नोड की ब्रांचेस हमने रखी हुई है यहाँ पर, तो उन ब्रांचेस के अंदर अब देखें ब्रांचिंग फैक्टर क्या है। मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताएं कि ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ देखें, अब बेसिकली हमारे पास एक नोड है और उसके बहुत सारे चिल्ड्रन हैं। तो हम कहते हैं कि भाई नोड के बी चिल्ड्रन है। अब वो कितने भी हो सकते हैं। सही है? समझ में आ रही बात? तो इनिशियली यहां पर 1 है, फिर बी है, फिर हर नोड के दायरे फिर बी चिल्ड्रन होंगे, फिर इसके भी चिल्ड्रन होंगे, फिर इसके भी चिल्ड्रन होंगे, फिर इसके भी चिल्ड्रन होंगे। ये ब्रांचिंग फैक्टर कहलाता है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर बी फाइनाइट है तो ये जो क्राइटेरिया है ये कंप्लीट है। अब बी अगर इनफाइनाइट ले लें हम तो इसका मतलब फिर ये हमें रिजल्ट नहीं देगा, ये सॉल्यूशन हमेशा चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक है? अच्छा, अब इसमें टाइम टेकिंग कितना है, इसमें टाइम कितना लगता है? तो अब देखें ये बी है, इससे नीचे होगा बी स्क्वायर, उससे नीचे होगा बी क्यूब, फिर उससे नीचे होगा बी फोर। तो अगर हम इसका टोटल टाइम निकालना चाहें तो वो फिर ये बनेगा विजिट करने का 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी फोर एंड अप टू बी डेप्थ। जितनी भी डेप्थ है, डेप्थ क्या है? ये डेप्थ है 1 2 3 4 5, ये डेप्थ है। तो ये देखें ये यही लिखा हुआ है, ये बिग ओ नोटेशन यहाँ लिखी हुई है। अब बिग ओ नोटेशन क्या होती है तो जो लोग डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता होगा। ये बेसिकली बिग ओ नोटेशन हमें ये बता रही होती है कि इसकी वर्स्ट केस में ज्यादा से ज्यादा रनिंग टाइम क्या हो सकता है। तो वर्स्ट केस में इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस में ज्यादा रन टाइम ये होगा डी की पावर डी, जहां पर डी से मुराद है डेप्थ। हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बता रहा हूं मैं कि ये काफी वर्स्ट किस्म की इसकी वो है, तो लिहाजा ये बहुत ज्यादा वो है। अच्छा, स्पेस भी इतनी लेगा, डिपेंड करता है कि डेप्थ कितनी है और ब्रांचिंग फैक्टर कितना है। सही है? तो इसमें एक और चीज भी ध्यान में रखें कि अगर जो गोल टेस्ट है वो एक्सपेंशन पे हम करते हैं, जनरेशन पे नहीं करते, तो फिर ये जो स्पेस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल से मुराद ये है कि क्या बेहतर हो सकता है। तो ऑप्टिमल ऑप्टिमल इस सेंस में होगा कि अगर हर स्टेप की एक ही कॉस्ट है तो फिर तो ऑप्टिमल है, अदरवाइज नहीं है। बाकी फ्रिंज लिस्ट जो होती है, फ्रिंज लिस्ट ध्यान में रखिएगा कि जब मैं बात करता हूं फ्रिंज की तो फ्रिंज और फ्रंटियर ये एक ही चीज है, और डिस्कवर्ड ये एक ही चीज है भाई। ठीक है?
एक्सपेंशन और जनरेशन क्या चीज है कि जब हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कब कर रहे होते हैं कि जैसे मैं इस नोड पे आया, अब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो इसकी चिल्ड्रन मुझे नजर आना शुरू हो गए, तो उस वक्त मैं ये काम कर रहा हूं एक्सपेंड करने पर, या जिस वक्त मैंने इसको जनरेट किया था, जब मुझे ये नजर आई थी, डिस्कवर किया था, उस वक्त कर रहा हूं। तो ये एक्चुअली एक्सपेंशन और डिस्कवर के, या तो आप गोल टेस्ट डिस्कवर होने पे अप्लाई करते हैं या एक्सपेंशन करते हुए अप्लाई करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों टाइम पे डिफरेंट फिर टाइम लगेगा। तो अब देखिए यहां पर एक सवाल ये लिखा हुआ है कि अगर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर एक्सपोनेंशियल है, तो फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम क्यों यूज करें? ब्रेथ फर्स्ट सर्च तो इसका मतलब है काफी स्लो है, तो कुछ और अप्रोचेस यूज करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च कितनी बुरी है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं हम, और कितनी अच्छी है ये भी देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे पास डेप्थ 2 हो, डेप्थ 2 से मुराद क्या है कि हमारे पास नोड है और उसके चिल्ड्रन है बस, ठीक है, और ब्रांचिंग फैक्टर 10 हो, यानी हर नोड के 10 चिल्ड्रन है, तो टोटल हमारे पास 110 नोड हो जाएंगी। 110 नोड कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जो टाइम लगेगा हमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, वो ये टाइम लगेगा। इसमें भी ये चीज अजम्पशन हमने की हुई है कि जो हमारा प्रोसेसर है वो इस स्पीड से चल रहा है कि वो 1 सेकंड में 1 मिलियन नोड्स जो है वो सर्च कर सकता है, और 1000 बाइट है हर नोड के अंदर। हर नोड का जो मेमोरी में डेटा स्टोर हुआ है वो 1000 बाइट है। ये अगर हम जहन में रखते हैं तो तकरीबन इतना टाइम लगेगा और इतनी मेमोरी यूज होगी। डेप्थ बढ़ने से ये 11 मिली सेकेंड हो जाएगा, मेमोरी इतनी हो जाएगी। 6 होने पे अब देखें नंबर ऑफ नोड बहुत ज्यादा हो गई हैं, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। अगर हमारा डेप्थ फैक्टर 16 पे चला जाए तो इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च तकरीबन 350 ईयर्स लेगी सर्च करने में, और तकरीबन 10 एक्साबाइट का डेटा मेमोरी यूज होगी। अब ये गीगा, टेरा, पीटा और पीटा के बाद फिर एक्साबाइट, बहुत ज्यादा है ये। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च जैसे जैसे हमारे पास डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, ये स्लो होती चली जाएगी और बहुत ही एक्सपोनेंशियली ये जो है ना बैड है। लिहाजा इसको जितनी डेप्थ ज्यादा होगी इसको यूज नहीं करना है। ये समझ में आ रहा है मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है ये स्लाइड के अंदर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल कॉस्ट बढ़ रही है इसकी, इसमें टाइम भी लग रहा है, इसमें कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे कि इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल टाइम है, जो इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है इसके साथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होती है, डेप्थ और नोड्स और थोड़ा ब्रीफ कर दें। अच्छा मैं करता हूं। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है? डेप्थ फर्स्ट सर्च ही होती है कि इसमें जो फ्रंटियर होता है ना हमारा, वो लीफो होता है। लीफो से मुराद लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि स्टैक
तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीफो क्यू, यानी कि हमने समझ लें कि स्टैक बना रखा है। जो चीज सबसे लास्ट में एंटर होती है वो सबसे पहले बाहर आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप ये समझ लें कि अब तो हमारा फ्रंटियर है ना, वो एक्चुअली एक स्टैक है। इसको आप इस तरीके से समझ लें कि ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना सबको? हाँ, तो आप देखें यहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रंटियर है ना, वो एक स्टैक होता है, और नीचे हमारी एक्सप्लोर्ड की लिस्ट होती है। तो इनिशियली फ्रंटियर में सबसे पहले आ गया ए हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ए जब हमने विजिट कर लिया तो यानी कि ए हमने देख लिया, तो अब जब ए हम देख लेते हैं तो ए चला जाता है फिर एक्सप्लोर में, यहां से निकल जाता है। कहां से निकल जाता है? फ्रंटियर से निकल जाता है और एक्सप्लोर में आ जाता है। अब फ्रंटियर में क्या क्या चीजें ऐड हो गई? फ्रंटियर में ऐड हो गई जनाब डी, सी और बी। अब सबसे लास्ट में जो चीज इंटर हुई है वो बी है, तो हम पहले बी को निकालेंगे। ठीक है, जब बी को निकालेंगे तो फिर बी के जो चिल्ड्रन है वो ऐड हो जाएंगे, यानी ये बी जो है वो यहां से निकल जाएगी, कैसा इरेजर है यार ये। चले मैं इसके सामने बना देता हूं। तो ये बी यहां से निकल जाएगा और बी कहां आ जाएगा? बी आ जाएगा एक्सप्लोर्ड में। अब बेसिकली फ्रंटियर में बचा डी, सी और डी, लेकिन उससे पहले यहां पर जी, एफ और ई ऐड हो जाएगा फ्रंटियर में। ये कॉन्सेप्ट वही है जो कहां पर था? ब्रेथ फर्स्ट में। ब्रेथ फर्स्ट में भी आपको याद होगा कि पहले ए था, ए निकाल के हमने फिर बी सी डी डाल दिए थे, फिर बी सी डी एक एक करके निकल रहे थे और फिर उनके चिल्ड्रन ऐड हो रहे थे। यहां पे भी वही चीज चल रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि अब की दफा स्टैक यूज हो रहा है। अब कौन सा निकलेगा इसमें से? फ्रंटियर में से ई निकलेगा, तो ई यहां से निकलेगा और आ कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। फिर एफ निकलेगा, फिर जी निकलेगा। जब जी निकल जाएगा और एक्सप्लोर्ड में ऐड हो जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे जनाब सी के ऊपर, क्योंकि अब नेक्स्ट वैल्यू सी है। तो
सी यहां से निकलेगा जनाब, जब सी निकलेगा तो सी के जो चिल्ड्रन है यानी कि एच, आई और जे वो स्टैक में ऐड हो जाएंगे। एक्चुअली ये जे आई एच ऐड होंगे, तो क्योंकि निकलना इस सेंस में है ना, तो जे आई एच ऐड हो जाएंगे। अब एच निकलेगा, फिर आई निकलेगा, फिर जे निकलेगा। इस तरीके से ये इसमें सर्चिंग परफॉर्म होगी। जब एम के पहुंचेंगे तो एम हमें रिजल्ट मिल जाएगा। एम इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो है ना वो रिजल्ट फाइंड हो चुका है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये कहलाती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। नहीं, थोड़ा सा बच जाता है टाइम इज इन अ सेंस, इसमें तो इतना नहीं पता चल रहा आपको, लेकिन जो हमारे पास क्या नाम है इसमें और डेप्थ ब्रेथ फर्स्ट में डिफरेंस क्या है, तो उसको मैं जरा एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ट्री कुछ इस किस्म की हो ना, ये एक ट्री है, अब इसमें डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा है, सही है। अब अगर मुझे ये वाला एलिमेंट ढूंढना है मिसाल के तौर पे, तो बेटा ये स्टैक ही होता है। इसको हम जब हम कहते हैं ना लीफो क्यू, तो लीफो क्यू से मुराद स्टैक ही है, ठीक है। अब देखें ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है तो किस तरीके से चलते हैं हम, इधर आते इधर आते इधर आते फिर 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 इधर आते। लेकिन डेप्थ फर्स्ट में क्या होगा, इधर आएंगे इधर आएंगे इधर आएंगे और फिर यहां पहुंच जाएंगे। तो कौन सा बेहतर हुआ, ठीक है। तो लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर हो सकता है रिजल्ट हमारा यहां पर होता तो फिर डेप्थ फर्स्ट स्लो हो जाएगा। अगर मुझे ये ढूंढनी होती तो ब्रेथ फर्स्ट में तो ये तीसरे पे मिल जाता मुझे, लेकिन डेप्थ फर्स्ट में क्या होगा, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर इसकी बारी आएगी। तो बाद सिनेरियो में हमारे पास डेप्थ फर्स्ट ज्यादा फ्रूटफुल होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है गोल स्टेट के ऊपर, बिल्कुल सही बात है, ये गोल कहां पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो क्राइटेरिया है या जो कोड है वो सिंपल है, और उसमें जो सिर्फ जो चीज चेंज हो रही है ना, वो एक्चुअली चेंज हो रही है ये वाली लाइन। यानी अगर आप पिछला कोड देखें तो यहाँ पे क्यू लिखा हुआ था, अब यहाँ पे स्टैक लिखा हुआ है, बाकी पूरा कोड सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो कोड है वो एग्जैक्टली ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाला ही कोड है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्यू लिखा होता है और डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक लिखा हुआ होता है। बाकी एग्जैक्टली वही सारी चीजें। यहाँ पे इन क्यू लिखा हुआ होगा, हमने यहाँ पर पुश लिख दिया, यहाँ पर शायद डी क्यू लिखा हुआ होगा, यहाँ पे हमने पॉप लिख दिया, बस। बाकी पूरा सेम कोड है। बेटा ये मैंने बताया ना कि ये डिपेंड करता है आपके गोल स्टेट के ऊपर। अच्छा, वैसे इन जर्नल अगर हम इसकी एनालिसिस करें डेप्थ फर्स्ट सर्च की, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट डेप्थ स्पेसेस हो तो उसमें ये फेल हो जाता है।
मतलब अगर बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं तो अभी अंदर अंदर चलता चला जाएगा, उसमें बहुत टाइम ले जाएगा ये। तो इसमें हमें फिर चेक्स लगाने पड़ते हैं कि भाई वो चीज रिपीट ना हो, यानी कराची से लाहौर गया, लाहौर से कराची गया, फिर कराची से लाहौर गया, फिर लाहौर से कराची गया, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी है। तो लिहाजा इसके लिए हमें चेक्स लगाने पड़ते हैं इसमें। इसका जो टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें देखें बी डी के बजाय बी एम लिखा हुआ है, और एम से क्या मुराद है? एम से मुराद है मैक्सिमम डेप्थ, क्योंकि ये करता ये है कि बिल्कुल डेप्थ में जाके फिर अगले पे जाता है। तो लिहाजा इसका जो हमें टाइम का वर्स्ट केस नजर आ रहा है वो ओ बी एम है। तो अगर एम डी से बड़ा है मैक्सिमम डेप्थ, तो लिहाजा ये बहुत बैड है। डेंस किस्म की ट्री है तो भी बहुत, ये हमारे लिए ब्रेथ फर्स्ट से फास्ट हो सकता है। अदरवाइज जैसे मैंने एक एग्जांपल दी भी आपको, डेंस किस्म की ट्री थी वो, तो उसमें ये ब्रेथ फर्स्ट से बेहतर हो जाता है, अदरवाइज ये भी बहुत बुरा है। स्पेस जो ये यूज करता है वो लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कि बेहतर है एज कंपेयर टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो स्पेस वाइज ये बेहतर है ब्रेथ फर्स्ट सर्च से, ऑप्टिमल नहीं है ये। और इसकी इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली क्राइटेरिया ये है कि जो फ्रिंज लिस्ट होती है, यानी जो डिस्कवर्ड लिस्ट होती है या जो फ्रंटियर लिस्ट होती है, वो लीफो पर होती है। यानी अगर आप इसको डीएफएस को उसी क्राइटेरिया के ऊपर करें तो देखें इसमें भी उतना ही टाइम लगता है जितना ब्रेथ फर्स्ट में लग रहा था, लेकिन ये मेमोरी कम यूज करती, मेमोरी भी आपको यहां पर तकरीबन उतनी ही नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, ये एक मेरे ख्याल है चार्ट गलत हो गया है यहाँ पर, ये एक्चुअली डिफरेंट है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ब्रेथ डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होती है ना, वो कम मेमोरी यूज करती है, स्पेस वाइज ये बेहतर है। यानी यहां पर 10 एक्साबाइट नहीं होगा, बल्कि यहां पर होगा 156 किलोबाइट केबी। तो इसका मतलब ये है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होती है वो मेमोरी कम यूटिलाइज करती है एज कंपेयर टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च, लिहाजा स्पेस वाइज ये बेहतर है ब्रेथ फर्स्ट सर्च से, लेकिन टाइम इसमें भी ठीक ठाक लगता है। तो जनाब अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप चैट पे पोस्ट कर दें ताकि मैं उसको आंसर कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च स्पेस कम यूज करती है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई कम डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है। यानी जहां पर आपको 10 एक्साबाइट नजर आ रहा है ब्रेथ फर्स्ट में, हाँ जहां पे 10 एक्साबाइट नजर आ रहा है आपको ब्रेथ फर्स्ट में, वहां पर 156 किलोबाइट है डेप्थ फर्स्ट में। तो काफी डिफरेंस है ये। तो इस वजह से डेप्थ फर्स्ट सर्च क्योंकि मेमोरी कम यूटिलाइज कर रही है तो ज्यादातर हम इसी को यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये कि अब जो असल मसला है इसके अंदर डेप्थ फर्स्ट में वो है टाइम का, ये टाइम बहुत लेती है। तो इसका टाइम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं हम अगले एल्गोरिथम में। तो डेप्थ जी, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसको थोड़ा सा हम बेहतर करते हैं, थोड़ा सा इसमें इजाफा करके, और वो कहलाती है डेप्थ लिमिटेड सर्च।
डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या होती है कि इसमें हम एक लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि इस लिमिट तक हम डेप्थ में जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब ये है मिसाल के तौर पे कि अगर मेरे पास कोई मैप है तो उस मैप के अंदर अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकता हूं, तीसरी से चौथी जगह जा सकता हूं, तो मैं कोई लिमिट डिफाइन कर दूं इसके अंदर कि भाई यहां से डेस्टिनेशन तक मैं इतनी लिमिट तक पहुंच ही जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, और वो लिमिट डिफाइन कर दूं मैं अपनी डेप्थ फर्स्ट सर्च में, तो वो कहलाती है डेप्थ लिमिटेड सर्च। क्या मतलब है इसका? देखिए मैं आपको वैसे समझाता हूं डायग्राम के थ्रू। यानी अगर मैं नॉर्मल डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करूं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास नोड है, फिर उसका चिल्ड्रन 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 है, और फिर इनके अपने मजीद चिल्ड्रन हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करता हूं तो पहले ये होगा, फिर ये नोड 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 होगा। लेकिन अगर मैं जैसे लिमिट डिफाइन कर दूं, लिमिट इक्वल्स टू 3, तो अब ये क्या करेगा? ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये लिमिट 3 पे पहुंच गया, अब ये इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, ये लिमिट डिफाइन कर दी मैंने। तो लिमिट क्या है कि असल में जो ट्री होती है वो बाद औक़ात हमारे पास इस किस्म की होती है कि हमें अंदाजा हो जाता है कि इस इतनी लिमिट तक हमें सोल्यूशन मिल ही जाना है, तो वो हम लिमिट दे देते हैं। उससे ही होता है कि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च का प्रॉब्लम है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का क्या प्रॉब्लम है? डेप्थ फर्स्ट सर्च का प्रॉब्लम है टाइम का। मेमोरी तो ये कम ही इस्तेमाल करता है, टाइम हमारे पास जो है ना वो फिर बेहतर हो जाता है अगर हम लिमिट डिफाइन कर दें। यानी अगर आप इसका सूडो कोड देखें या इसका एल्गोरिथम देखें तो डेप्थ लिमिटेड सर्च में क्या होता है कि हमारे पास एक लिमिट भी आ जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? या अभी तक ब्रेक पे हो तुम लोग? तो ये जो आइटरेटिव डीपनिंग अप्रोच है ये क्या करती है कि रन टाइम पर ना ये लिमिट बढ़ाती है। क्या मतलब है मेरी बात का? कि मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था अभी, मिसाल के तौर पे ये मैंने लिमिट 3 रखी हुई है। अब लिमिट 3 में हो सकता है कि मुझे सोल्यूशन मिल गया, नहीं मिला तो ये क्या करेगा? लिमिट बढ़ा देगा, 6 कर देगा। अब ये फिर क्या करेगा कि जब ये 3 वाला सब सर्च हो जाएगा तो यहां से शुरू करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से करेगा। यानी कि ये कहलाती है आइटरेटिव डीपनिंग, कि अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो लिमिट बढ़ा दो। तो बेसिकली ये जो आइटरेटिव डीपनिंग है इसमें हम करते ये हैं कि डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट का कुछ कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं। यानी जहां तक लिमिट होती है वहां तक ये डेप्थ फर्स्ट सर्च के हिसाब से सर्च करता है, फिर अगर नहीं मिलता तो लिमिट बढ़ा देता है, और इसमें कोशिश ये करता है कि अपने सोल्यूशन तक ये पहुंच जाए
और ऐसा ना हो कि वो जो डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ इशू है कि वो मैक्सिमम डेप्थ में जाता है, उस चीज से हम बच जाते हैं। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन मिलता है ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाता है, और ऐसा भी नहीं होता हमारा कि हम मुसलसल जो है ना वो डेप्थ पे लेफ्ट साइड पे जाते चले जाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं मजीद, मिसाल के तौर पे इनिशियली क्या होता है, लिमिट 0 होती है, हम रूट चेक करते हैं, फिर लिमिट जब बढ़ जाती है तो ये फिर क्या करता है कि लेवल 1 पे भी जाके चेक करता है। अच्छा, अभी भी सोल्यूशन नहीं मिला तो अब ये लिमिट 2 करके चेक करता है, अभी भी सोल्यूशन नहीं मिला तो लिमिट 3 करके चेक करता है, अभी भी गोल है इसको नहीं मिला तो लिमिट 4 कर देगा। इस तरीके से लिमिट बढ़ाता चला जाएगा। तो उससे होगा ये कि ये एक समझ लें कि एक कॉम्बिनेशन हो जाता है ये डेप्थ फर्स्ट का और ब्रेथ फर्स्ट का। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, अब ये जो लिमिट बढ़ती है ना, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी रखते हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये बीएफएस और डीएफएस का कॉम्बिनेशन है। ये जो लिमिट डिफाइन होती है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी हिसाब, जैसे मैंने मैथ की एग्जांपल दी, तो मैथ देख के हमें अंदाजा कर लेता हूँ कि भाई इसकी लिमिट जो है ना वो 36 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 36 स्टेप्स में मैं अपनी डेस्टिनेशन पे लाजमी पहुंच जाऊंगा, 36 नोड्स क्रॉस करने के बाद लाजमी पहुंच जाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकती है लिमिट क्या होनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो ये जो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च होती है, इसको अगर हम चेक करें तो इसकी एक्सपेंशन बढ़ती रहती है, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के मुकाबले में ये काफी बेहतर है अगर दोनों को आप कंपेयर करें। तो अगर ब्रांचिंग फैक्टर 10 है, लास्ट लाइन अगर आप देखें, तो ये जो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च है ये सिर्फ 11% मोर देन द नंबर ऑफ नोड एक्सपेंडेड बाय ऑप्टिमाइज ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक्सपेंड करती है, और सर्चिंग इसमें बड़ी हद तक डेप्थ फर्स्ट सर्च वाली हो रही होती है। तो लिहाजा ये यूज डेप्थ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट करती है, लेकिन डेप्थ में ज्यादा नहीं जाती, लिमिट तक जाती है और फिर लिमिट बढ़ाती रहती है। तो आइटरेटिव डीपनिंग जो है ना वो इन जनरल ज्यादा प्रीफर की जाती है अनइन्फॉर्म सर्च जितनी भी यूज की जाती है, जहां पे लार्ज सर्च स्पेस हो, जहां पे सर्चिंग बहुत ज्यादा करनी हो, नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज्यादा हो और सोल्यूशन आपको ना पता हो, तो वहां पर आइटरेटिव डीपनिंग सर्च की जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और सर्चिंग होती है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या होती है कि जी बेटा मोहम्मद जुएब क्या कह रहे हैं आप? हाँ, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है ना वो क्या है, देखें अभी तक जो हमने काम किया है ना वो हमने किया ये है कि हम अब तक जो फोकस हमारा रहा है वो शैलोएस्ट प्रॉब्लम पर रहा है। अब हम चीपेस्ट पर आएंगे। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मुझे कराची से जाना है लाहौर, सपोज। अब एक रास्ता है जो कराची से जाता है सपोज सक्खर, सक्खर से सपोज जाता है कोई और जगह है, मुझे नाम नहीं पता, और वहां से कर जाता है। ये टोटल 20-30
और 40 है। अच्छा, एक रास्ता कराची से लाहौर डायरेक्ट जाता है थोड़ा घूम के, ये है 150। कराची से जो लाहौर जा रहा है ना, ये है 150। तो हमारे जो अब तक के सर्चिंग एल्गोरिथम है वो हमेशा ये वाला पार्ट ढूंढेंगे, ये शैलोएस्ट है। लेकिन अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है 20 प्लस 30 प्लस 40 टोटल 90 होगा, ये चीप है। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है ना, वो ये करती है कि चीपेस्ट सॉल्यूशन ढूंढती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, एक एग्जांपल देखते हैं मिसाल के तौर पे। एग्जांपल यही है जो मैंने दी है, थोड़ा सा और एलेबोरेट करके, कि कराची से मुझे जाना है सक्खर, ठीक है। आप अगर इस ग्राफ में देखें तो अगर मैं खुशदार से होते हुए जाऊंगा तो ये है जनाब 390 प्लस 324, कितना हो जाएगा ये? हाँ भाई, 390 और 324 को ऐड करो जरा। हाँ जी, ये बन जाएगा तकरीबन 714। अच्छा, अगर मैं इस रूट से जाता हूं, यानी कि 164 प्लस 64 प्लस 114 प्लस 160, ये कितना बन रहा है भाई? ये बन रहा है 5 और 2। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जितने भी अब तक हमने सोल्यूशन पढ़े हैं ना, वो आपको ये वाला रूट निकाल के देंगे, चाहे वो ब्रेथ फर्स्ट हो चाहे वो डेप्थ फर्स्ट हो। ये जो सोल्यूशन है ये शैलोएस्ट है, लेकिन यूसीएस आपको निकाल के देगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये चीपेस्ट है। ठीक है, इसमें हमारी कॉस्ट कम पड़ रही है। अगर ये किलोमीटर है तो चीपेस्ट इसलिए है क्योंकि ये अगर किलोमीटर है तो इसमें हमारा खर्चा कम होगा ना बेटा। तो ज्यादातर जो मैप्स वगैरह में होता है ना, वो ये वाला एल्गोरिथम होता है। ग्राफ में ज्यादातर ये यूज होता है। ये जो यूनिफॉर्म, हाँ अगर रोड खराब है तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो जाहिर है बेटा, वो तो वो हम नहीं देख सकते ना। हम ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हैं कि वहां रश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन रोड खराब है ये चीज तो हर जगह नहीं होती ना बेटा। तो बहरहाल अगर हाँ यूसीएस यूज होता है मैप में, मतलब जहां ग्राफ होता है ना वहां पे यूसीएस यूज होता है, और ट्री में आइटरेटिव आईडीएस यूज होता है। मतलब हमारे पास अगर ग्राफ है तो यूसीएस ज्यादातर यूज हो रहा होगा, और ट्री है तो आईडीएस यूज हो रहा होगा, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो सोल्यूशन है इसकी फाइनाइट कॉस्ट है तो ये कंप्लीट है,
इसकी जो टाइम इसमें लगता है वो देखें, वो बेसिकली ये है, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है सी स्टैरिक डिवाइडेड बाय तो ये क्या है, ये बेसिकली है एवरी एक्शन कॉस्ट एटलीस्ट दिस, ये हर एक्शन की कॉस्ट है। तो चीपेस्ट सोल्यूशन हमें ऐसे मिल सकता है। बहरहाल ये इसका टाइम है जो कि कम नहीं है अच्छा खासा है, टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा लग जाता है, लेकिन हमें जो चीज सोल्यूशन मिलता है वो चीपेस्ट होता है, ऑप्टिमल होता है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम इसमें जो क्यू बनाते हैं वो पाथ कॉस्ट के हिसाब से ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। यानी कि प्रायोरिटी क्यू टाइप की चीज होती है ये, और इसमें हर पाथ जो है ना उसकी कॉस्ट के हिसाब से वो ऑर्डर करके हम क्यू में रखते हैं। तो जो लोएस्ट होता है वो पहले उठाया जाता है, जो लोएस्ट नहीं होता उसको नहीं, जो ज्यादा होता है उसको पहले नहीं उठाया जाता। ये जो यूसीएस है ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम। इसकी अप्रोच किस किस्म की है कि ये हर डायरेक्शन से देख रहा होता है। यानी ये करेगा ये कि अगर यहां से मुझे सपोज मुझे यहां से जो है वो यहां से जाना यहां पर है, तो नॉर्मल तरीका तो ये है कि मैं यहां से यहां तक का रूट देखूंगा, लेकिन यूसीएस क्या करेगा कि हर डायरेक्शन में देखेगा कि यहां से यहां जाने का चीपेस्ट रास्ता कौन सा है, फिर यहां से यहां जाने का चीपेस्ट रास्ता कौन सा है। हो सकता है कि यहां से यहां जाने का चीपेस्ट ये हो और यहां से यहां आने का चीपेस्ट ये हो, तो ये रास्ता ये कुछ यूं करके बना देगा। फिर इधर से इधर जाने का पूरा देखेगा चीपेस्ट रास्ता कौन सा है। अगर मिसाल के तौर पे वो रास्ता बनता है यहां से यहां, तो फिर जो हमारा रूट बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा। फिर इधर से इधर जाने का चीपेस्ट रास्ता कौन सा है, तो वो हो सकता है यहां से ये हो, वो फिर ये। तो जो आपका एंड में जो फाइनल बेसिकली आपके पास रूट बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा कि आप यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से इधर आएंगे, इधर से यूं आएंगे और ये आपके पास आपको आपका गोल मिल गया। तो क्योंकि ये हर डायरेक्शन में देख रहा होता है, स्पेस में एवरी डायरेक्शन में देख रहा होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन सोल्यूशन चीपेस्ट होता है इसका, बस ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और सर्च होती है जिसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल सर्च। ये बाई डायरेक्शनल सर्च क्या होती है? बाई डायरेक्शनल सर्च ही होती है कि इसमें हमें स्टार्ट का भी पता होता है और एंड का भी पता होता है। होता क्या है कि यहां से भी सर्चिंग शुरू हो जाती है, हम यहां से भी सर्चिंग करते हैं और इधर से भी होती है, इधर से भी हर डायरेक्शन में निकलना शुरू हो जाता है, इधर से भी हर डायरेक्शन में निकलना शुरू हो जाता है। अब ये इधर से निकलता रहेगा, इधर से निकलता रहेगा, इधर से निकलता रहेगा, इधर से निकलता रहेगा, ये इधर से निकलेगा, ये इधर से, ये इधर से निकलेगा, ये इधर से निकलेगा। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो जब ये मिल जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा भाई सॉल्यूशन। लेकिन ये उस सूरत में पॉसिबल है जब आपको एंड का पता हो। जब एंड का पता नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी बाय डायरेक्शनल सर्च हर जगह पे परफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बाय डायरेक्शनल में?
कि ऑपरेशन जो होते हैं, हमारे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हर दफा रिवर्सिबल नहीं होते, तो ये बहुत ज्यादा इश्यू होता है। यानी एंड से वापस आना, अब एंड से वापस आना बाज जगहों पे तो पॉसिबल है, बाज पे नहीं है। आप जैसे चेस खेल रहे हैं आप, अब आपको जो है ना वो चेकमेट हो गया, अब वहां से रिटर्न होना है कि ये चेकमेट हुआ कैसे था, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे मेज है, अब आप मेज में इनिशियल से फाइनल तक का देख रहे हैं, तो उसमें एंड से पॉसिबिलिटी होती है कि आप शुरू में चले जाएं, एंड से शुरू की तरफ जाना शुरू करें। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? क्या हो गया, इंतकाल हो गया तुम लोगों का? तो आपसे किसने कहा कि मैं 10:30 पे ऑफ नहीं कर रहा? 10:30 पे तो ऑफ कर रहा हूं मैं। क्या दोबारा समझा तुम? बाई डायरेक्शनल ये होता है, देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मेज है, मेज तो समझते हैं ना आप लोग? हाँ, ये मेज है। मेज क्या होती है कि भाई वो उसमें से आपने जो है ना वो रास्ता ढूंढना है एक जगह से दूसरी जगह आने का। अब इसका जो पाथ है वो एक्चुअली ये है कि यहां पर ये गोल है आपका, यहां से आपने स्टार्ट होना है, ठीक है। तो अब मैं आप जो इसका पाथ है वो ये है कि यहां से आप चले, यहां से आप चलें और इधर से होते हुए ऐसे करके यहां आ जाएं, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब एक तो ये कि आप इस डायरेक्शन में होते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि आप ये करें कि एक तो यहां से स्टार्ट हो जाए और एक यहां से स्टार्ट हो। अब ये मिसाल के तौर पे इधर गया, इधर से इसको क्लोज मिला, इधर गया, इधर से इसको क्लोज मिला, फिर ये इधर निकल रहा है। अच्छा, ये इधर निकले, इधर से इसको क्लोज मिला, फिर ये इधर से इधर निकला, इधर क्लोज मिला, फिर ये इधर आ रहा है। अच्छा, इधर से ये चल रहे हैं, इधर से ये चल रहे हैं, जब ये इधर पहुंचेंगे तो दोनों मिल जाएंगे। जब ये मिल जाएंगे तो ये आपका इनिशियल से गोल तक का पाथ मिल गया। ये कहलाती है बाई डायरेक्शनल सर्च, क्योंकि ये यहां से भी सर्चिंग हो रही है, यहां से भी सर्चिंग हो रही है, दो तरफ से सर्चिंग हो रही है। तो इसमें जो हमें पाथ मिलता है वो जल्दी मिल जाता है। हाँ, ये बाई डायरेक्शनल हो गया ना, तो ये जल्दी मिल जाता है, लेकिन जाहिर है इसमें आपका जो है वो कॉस्ट ज्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ पे आप दो सर्चे परफॉर्म कर रहे हैं। स्पीड ज्यादा होती है, जल्दी मिल जाता है ये सोल्यूशन, लेकिन एंड का पता होना जरूरी है। मल्टी एजेंट तो खैर, हाँ मल्टी एजेंट कह लें आप, इसमें दो एजेंट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो अप्रोच होती है, और इस तरीके से हम जो है ना वो बाई डायरेक्शनल सर्च यूज करते हैं। अभी एक स्लाइड है जिसमें सर्च स्ट्रेटेजीज कंपेयर हो रही हैं कि भाई ब्रेथ फर्स्ट कंप्लीट होती है, यस, यूनिफॉर्म कॉस्ट होती है, डेप्थ फर्स्ट कंप्लीट नहीं होती है, डेप्थ लिमिटेड भी कंप्लीट नहीं होती है, आइटरेटिव डीपनिंग कंप्लीट होती है। टाइम अगर आप देखें तो इसमें आपको
जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है और आइटरेटिव डीपनिंग है, बाई डायरेक्शनल, इन सब का टाइम नजर आ रहा है। ऑप्टिमल कौन कौन से ये भी नजर आ रहा है। फिर ये जो हमने टर्म यूज करी, बी से मुराद होती है ब्रांचिंग फैक्टर, डेप्थ है, ये मैक्सिमम डेप्थ है, ये डेप्थ लिमिट है, कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये मिनिमल कॉस्ट ऑफ एन एक्शन है। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर यूज करी हैं इस स्लाइड के अंदर।